आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में और आज हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि आज हाई कोर्ट बार के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ख़ावर रियाज़ कादरी साहब सीनियर एडवोकेट में इनका शुमार होता है। आज हमारे गेस्ट हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इनके एक्सपीरियंस के हवाले से। ख़ावर कादरी साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आज आपने टाइम दिया। कादरी साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि आप कहाँ से हैं, किस बार से हैं और आपने वकालत कहाँ से स्टार्ट की, क्या मुश्किलात देखी आपने वकालत में, और सिविल फैमिली या मिक्स काम किया, और ओवरऑल जो है ना आप इस प्रोफेशन के हवाले से अपना तारफ़ी जो है ना हमारे नाज़रीन को बताएं सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया राजा गयास साहब, आप बड़ी मोहब्बत के साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आए। और मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप वकला के मसाइल पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं और उन्हें हाईलाइट करते हैं, और वकला की वेलफेयर के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और आपका जो मिशन है इसमें आपको कामयाबी अता फ़रमाए। राय साहब, गुजारिश ये है कि मैंने मेरा जो फर्स्ट डे था जब मैंने वकालत का आगाज़ किया, दैट वाज़ 10 सितंबर 2004, और ये सोमवार का दिन था। ये दिन और ये तारीख़ मैंने याद इसीलिए रखी हुई है कि मैं जब भी ये बात हो तो मैं इसको बताऊं। तो जब मैंने जॉइन किया तो मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत अता फ़रमाए, मोहम्मद अकबर भट्ट साहब, जो कि एक बहुत बड़ा नाम था वकालत के अंदर और बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक वकील थे, जिनकी उंगली मैंने थामी और इस प्रोफेशन में मैंने अपना पहला कदम रखा। किस बार और में? ये बार एसोसिएशन कोटा से मैंने आगाज़ किया, लेकिन आगाज़ जो है इनफैक्ट वो पिंडी से ही था, लेकिन बाद में मेंबरशिप जो है वो मैंने कोटा की ली, क्योंकि मेरा नेटिव विलेज कोटा है और मेरा ताल्लुक़ भी कोटा से है। और सब लोग जानते हैं कि कोटा जो है एक बहुत खूबसूरत सरज़मीन है, बहुत खूबसूरत लोगों की सरज़मीन है और गयूर लोगों की सरज़मीन है। और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर अगर आप देखें तो मोहतरम सरदार इसहाक साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फ़रमाए, वो उनका भी बेस कोटा था। और फिर जो है मरहूम सरदार मोहम्मद असलम साहब जो है उनका भी बेस कोटा था। राजा अनवर साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी भी लहद पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल अता फ़रमाए, उनका भी ताल्लुक़ कोटा से था। राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहब, उनका ताल्लुक़ कोटा से था। जनाब डॉक्टर बाबर एवान साहब और उनके अलावा मलक नवाज़ साहब की बेस जो है उनकी इवन एजुकेशन भी कोटा से थी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इस फील्ड में कोटा की सरज़मीन ने पैदा की। हमारे जस्टिस साबर, राजा साबर साहब थे मरहूम, उनका भी ताल्लुक़ कोटा से था। तो ये एक बहुत क्रीम जो है वो कोटा ने दी है इस प्रोफेशन को। तो मैं भी उसी एरिए से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरा आगाज़ जो है वो रावलपिंडी से था। पहले 3 साल मैंने रावलपिंडी में अपने उस्ताद मोहतरम के साथ काम किया और उसके बाद फिर कोटा में, चूँकि मेरा नेटिव एरिया है और मैं अपने लोगों को सर्व करना चाहता था। अमूमन ये होता है कि लोग जो हैं वो बड़े शहरों में निकलते हैं, बड़े इलाकों में जाते हैं, और चूँकि वहाँ पे बड़ा मार्जिन होता है काम का, तरक्की का। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे टैलेंट बहुत ज़्यादा दिया था, लेकिन मैं कोई इतने अच्छे हालात में वकालत में नहीं आया था। मैं भी बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं ना, सिफ़र सिफ़र से भी पीछे आप इशारिये लगाते जाएँ, तो मैं वो आदमी हूँ। तो मैंने प्योरली दिन रात मेहनत की इस फ़ील्ड के अंदर, और जो सही वकालत है वो सीखी, और फिर उसको मैंने जो है अडॉप्ट किया। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज 20 साल हो चुके हैं मुझे इस फ़ील्ड के अंदर।
2020 में मैं कोटा बार का बिला मुकाबला प्रेसिडेंट रहा हूँ और वकला कम्युनिटी को वहाँ पे सर्व किया। और शुरू से ना मेरे अंदर एक जज़्बा था कि मैं इस फ़ील्ड के अंदर मैं ना सिर्फ़ वकला कम्युनिटी को सर्व करूं, बल्कि मैं जो पब्लिक है, अवामुन्नास है, जो लोग मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं और इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो अपना हक ही छोड़ देते हैं कि उनकी जेब खाली है, ऐसे लोगों के लिए काम किया। और मुश्किलात की अगर बात करें तो मुझे इस फ़ील्ड के अंदर मुश्किलात तो जैसे हर नए आने वाले बंदे को होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मेरे बहुत सारे जो एसोसिएट्स हैं, मैं अभी लॉ कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को और जो मेरे एसोसिएट्स हैं, मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में और प्रोफेशन में मुश्किल नहीं देखी ना, आप कभी अच्छे वकील, अच्छे इंसान, एक मुतदिल इंसान आप नहीं बन सकते और आप सर्व नहीं कर सकते कम्युनिटी में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेहनत और लगन से काम किया जी। मुश्किलात बहुत देखी हैं, अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो वक्त जो है ना हमारे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं रखता। लेकिन तमाम मुश्किलात को मैंने फेस किया और सब्र व इस्तकामत से मैंने मेहनत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजा। तो ये मेरा मुख्तसर सा जो कैरियर है जनाब, 20 साल का कैरियर है वकालत के अंदर। कादरी साहब, आप ये बताएं, आपने अपने इलेक्शन का जिक्र किया कि आप अनअपोज प्रेसिडेंट जो हैं वो आप सिलेक्ट हुए। आपकी इस हवाले से क्या राय है कि वकला साहिबान में, चाहे डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, अमूमी तौर पे इन्हीं में ही, सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है इस हवाले से? अक्सर देखने में आता है कि अमूमी तौर पे मेन जो सीट्स समझी जाती हैं वो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की सीट्स होती हैं। ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि अनअपोज कोई भी कैंडिडेट जो हैं वो उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए? और किया जाना चाहिए तो क्यों किया जाना चाहिए? क्यों ना उसका कोई मद्दे मुकाबिल हो, वो प्रॉपर वोट्स ले, वो प्रॉपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, अपने आप को पेश करे वकला के आगे। ऐसा क्यों होता है कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, मैनेज कर लिया जाता है? बाज़ दफ़ा जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे हाई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। तो प्रॉपर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जाते? एक और भी इसका एंगल है। अगर कोई कैंडिडेट है जो थोड़ा सा प्रोफेशनल ज़्यादा है, जिसको ऐसा फील हो रहा है कि वो जीत पाएगा, वो अपना ही कोई कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, बाद में उनको बिठा देते हैं ताकि एक माहौल बने कॉन्टेस्ट होने का। करना तो उन्होंने मैनेज ही होता है। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है कि अनअपोज्ड छोटी बार्स में, खसूसी तौर पे मैं अगर चकवाल की बार करूं, आपने अपनी बार कोटा बार का जिक्र किया, तो आप ये नहीं समझते कि वकला के दरमियान मुकाबला होना चाहिए और जिसको ज़्यादा वोट इलेक्टेड में जो बार के मेम्बरान हैं वो कास्ट करें, और जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे और आप वोट्स लेके आएंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस में आपका जो पर्सनैलिटी का जो एक परसोना होता है उसको वो डिफरेंट हो जाता है अगर आप मैनेज करके नहीं आते। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी राय साहब, मैं पहले तो अपने हवाले से बात करूंगा कि जो कोटा बार में मैं 2020 में अनअपोज प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हुआ, तो उसकी ऐसा नहीं था कि उसमें कोई इलेक्शन वाला माहौल नहीं था। हमारी जो तहसील बार्स होती है उसमें बड़ा सख्त इलेक्शन होता है। ये चूँकि मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मुझे ये इजी लगा है, वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। उसमें ये होता है कि एक तो ये है कि वहाँ पे ग्रुपिंग बहुत सख्त होती है और कम तादाद में जब वोटर्स होते हैं, तो जब दो दलों में वोटर्स तकसीम हों तो एक जो तादाद है वो तो सामने होती है कि इस तरफ 40 है, इस तरफ 45 हैं। तो अब 45 और 40 का मुकाबला, अगर 45 एक जगह इंटैक्ट रहे तो 40 वाला नहीं जीत सकता, ये तो पहले से तयशुदा बात होती है। लेकिन राय साहब ये है कि जो मेरा था बिलखुसूस इलेक्शन, उसमें ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपसे गुजारिश किया कि हमेशा ज़्यादातर मेरी जो सोशल लाइफ है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोस्तों की खिदमत करता रहूँ और वकला की वेलफेयर के हवाले से बात करता रहूँ। और दूसरा ये है कि जो आदमी अनडिस्प्यूटेड होता है
तो लोग उसे इज़्ज़त देते हैं। तो मेरी बार ने मुत्तफ़िका तौर पर उस वक्त, हालांकि इलेक्शन का माहौल था, तो मुत्तफ़िका तौर पर उन्होंने सब ने डिसाइड किया, सीनियर्स ने भी, कि नहीं, ये जो है वो अनअपोज़ होना चाहिए, बल्कि मेरे मुकाबले में कैंडिडेट मौजूद थे। इलेक्शन भी हुआ, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि इस बार इलेक्शन हम नहीं कराते। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो अनअपोज़ हो गया, और फिर जो बार ने एतमाद किया था, वो एतमाद पे हम पूरा उतरे, और बहुत सारे अच्छे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हमसे ऐसा लिए। लगता है कि ये जो बार के मेंबरान ने, सीनियर्स ने ये फैसला किया था, ऐसा होना चाहिए? जी, अब मैं इसी तरफ, जी। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, तो देखिए राय साहब, इलेक्शन ऐसे ही है कि जैसे मैं इसे समझता हूँ कि ये एक मैच है, और मैच जो है ना, मैं स्पोर्ट्स क्या मैन भी ये हूँ। टेस्ट मैच है, T20 तो है, वनडे है? ये शुरू टेस्ट से होता है, और सही। आखिरी दिन जो इसका होता है वो T20 पे ख़त्म होता है। तो बात ये है राय साहब कि इलेक्शन जो है ना, इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। वे बेसिकली इलेक्शन जो है ना, वो स्कैन कर रहा होता है। स्कैन हमने अपना कैरियर, जैसे अगर मैं 20 साल की बात करूं, तो 20 साल में जो मैंने अच्छाइयाँ की हैं वो भी सामने आएंगी, जो मैंने बुराइयाँ की हैं वो भी सामने आएंगी, और जो मेरा रवैया है इससे पहले रहा, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। और दूसरा ये है कि इलेक्शन में जब हम compete करते हैं, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हम अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, कि हम ज़ाहिर है बुलंदो बाला दावे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में होता कुछ भी नहीं है। तो होना तो यही चाहिए कि जो दावे किए जाते हैं उन्हें पूरा किया जाए। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कोई बड़ी बातें नहीं, बड़ी चीज़ें नहीं होती। तो इलेक्शन में बेसिकली जो है वो, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि इलेक्शन कंटेस्ट होना चाहिए। कंटेस्ट होने की पोजीशन में दोनों तरफ से हर बंदे का राइट भी है, तो वो राइट कंटेस्ट करने का जो है, वो राइट, इलेक्शन को कंटेस्ट करने का राइट जो है, हर बंदा जो है उसको इस्तेमाल करे, और बेहतर रिज़ल्ट्स आते हैं। एक जमहूरी सिस्टम भी बना हुआ है, तो इस तरह इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट होना चाहिए। बिला मुकाबला वाला को वही बात है कि हम इलेक्शन तो फिर क्या ही नहीं सकते, यही बात है कि सिलेक्शन ही सिलेक्शन है। हो ना वो तो ज़्यादा। ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि पर्सनैलिटीज़ को देखा जाता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके ये सब विश कर रहे होते हैं, और उनका ये होता है कि यार इनको आने दें, ये बाहर की बेहतरी के लिए करेंगे कुछ, तो वो तो सोच अच्छी है। लेकिन किसी चीज़ को मैनिपुलेट करके, या किसी चीज़ की स्कीम बना के, तो फर्टेनिटी को और वकला को उस धोखे में रखना, ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो मैं भी इसका हामी हूँ कि इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट होना चाहिए, और भरपूर अंदाज में कंटेस्ट होना चाहिए। दोस्तों, इलेक्शन की बात चल रही है, तो कादरी साहब से ये भी पूछते हैं कि आपने जब अपने आप को बतौर कैंडिडेचर पेश किया, क्या ये मुश्किल फ़ैसला था या आसान फ़ैसला था? और क्योंकि ये डिवीज़न बार का इलेक्शन था, तो ओवरऑल जो है, आप क्या समझते हैं, जब आपने अपना कैंडिडेचर पेश किया, तो ओवरऑल आप जब डिवीज़न बार में आपने विज़िट किया, और इलेक्शन के हवाले से, तो ओवरऑल आपका डिवीज़न बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस हवाले से काइंडली हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी राय साहब, आपका क्वेश्चन जो है वो बड़े मज़े का है, और बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, कि मेरे लिए ये ज़्यादा इस वजह से बड़ी ख़ास बात थी कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक तहसील बार से था, और तहसील बार का के लिए जो है वो 25-26 स्टेशन जो है, यहाँ से मियाँ वाली तक जाना, ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना था, मेरे वेल विशर ही थे, कोई मुखालिफ नहीं थे, लेकिन उनके लिए उनका ये कहना था कि ये आपका इलेक्शन बहुत मुश्किल इलेक्शन है, कि आप एक तहसील में हैं, और तहसील से फिर चूँकि मेरी बेस तो रावलपिंडी है, और रावलपिंडी में हमारा ये हेड क्वार्टर है, और हेड क्वार्टर में हम जो है वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, और अपने जो बुनियाद चूँकि रावलपिंडी थी, और रावलपिंडी से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो डिवीज़न की अगर हम बात करें, तो डिवीज़न के अंदर मुझे जो ये बात बहुत अच्छी लगी, कि एक तो ये है कि मुझे मसलन चकवाल है, चकवाल का कल्चर जिससे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ नहीं था, मुझे वो वहाँ का कल्चर भी वहाँ पे देखने को मिला है। फिर मैंने ये वहाँ पे जाके ऑब्ज़र्व किया कि
बार के अंदर डेवलपमेंट कितनी है, डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल जैसे बहुत अच्छी वहाँ पे एक सिलसिला बना है। वहाँ से कई आइडियाज़ मैंने लिए और मैंने देखा कि वहाँ पे प्रोफेशनल वकला किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह फिर हम अटक में गए, जेलम में गए और मियाँ वाली में गए। और मियाँ वाली के जो नेटिव तहसील बार्स हैं वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ पे की डेवलपमेंट देखी वकला का। और फिर सबसे जो बड़ी बात है राय साहब, इलेक्शन वाकई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंट्रोड्यूस होता है बंदा पूरी डिवीज़न के अंदर, वकला कम्युनिटी के अंदर। तो वहाँ पे ये बहुत सारे लोगों से हमने मोहब्बतें समेटी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे एक पहली मुलाकात थी लेकिन आज वो मुलाकात दोस्ती में बदल चुकी है। हम पूरी डिवीज़न के अब जो है वो दुख दर्द हैं, खुशियाँ गमियाँ हैं, वो उन चीज़ों से हम जो है ना मंसूब हो जाता है बंदा। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई किसी बंदे ने अपनी कम्युनिटी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना है तो एक वाहिद जो ज़रिया है आपका ये इलेक्शन ही है। और इस इलेक्शन के ज़रिए जो है वो रिश्ते बनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, ये मैं बरमला कहता हूँ, ना मेरा कोई सियासी ग्रुप है बड़ा, लेकिन मेरे दोस्त अच्छे हैं। जिससे भी इन 20 सालों में ताल्लुक़ बना है उससे कभी ताल्लुक़ मेरा ख़राब नहीं हुआ, टूटा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं हुई। तो कोशिश ये रही है कि जिससे ताल्लुक़ बना है उस ताल्लुक़ की लाज रखें। तो मैं वैसे भी थोड़ा-सा सोशल भी हूँ। इस सिलेक्शन में आने से पहले मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। इस सिलेक्शन में आने से पहले मैंने 2 डिवीज़न लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट, एंट्री फ्री टूर्नामेंट हमने करवाए। वो कोटा की सतह पे। कोटा में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल से, जेहलम से, अटक से वहाँ पे टीम्स हमारे पास आई और उन्होंने 2 मरतबा वो फ्री ऑफ कास्ट जो हमारा था टूर्नामेंट उसको एंजॉय किया। तो अदरवाइज़ ये इलेक्शन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी में जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है कि मुझे बहुत अच्छे मार्जिन से मोहब्बतों के साथ जिताया पूरी डिवीज़न ने। तो मैं पूरी डिवीज़न के एक-एक अपने भाई और बहन, सीनियर, जूनियर तमाम वकला का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि बस जहाँ पे भी एक बार गए उन्होंने बहुत मोहब्बतों से नवाज़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा कर्ज़ है कि मेरी कम से कम नस्लें भी इस कर्ज़ को, इस मोहब्बत को झुका नहीं सकती। तो फिर भी इंशाअल्लाह मैं ज़ाती तौर पे हमेशा मौजूद हूँ। जहाँ पे भी मेरी सर्विसेज़ की, मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह पूरे जज़्बे और मोहब्बत के साथ वो करूँगा मैं। कादरी साहब, आपकी गुफ्तगू के दौरान मुझे एक सवाल जो है वो जन्म लिया। कादरी साहब, हम जब वकालत की तालीम हासिल करने के बाद इस कचहरी में कदम रखते हैं, किसी न किसी बार में हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उस बार की मेंबरशिप लेते हैं। सवाल मेरा स्पेसिफिकली ये है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस भी हैं, तहसील बार एसोसिएशंस भी हैं, फिर थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाएं, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी पंजाब बार काउंसिल भी है। थोड़ा सा और इसको वसी तर करेंगे तो फिर पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल है। और इस तरीके से जो है ना ये प्रोसेस आगे चलता है। कैसे स्पेसिफिकली सवाल मेरा ये है, वकला आए दिन ये देखने में आता है, शायद ऐसा मुझे फील होता है, आप रहनुमाई फरमाइएगा, कि अक्सर औकात जहाँ पे वकला का रोल नहीं है, आप वीडियोस देखेंगे रोड पे वो ट्रैफिक वार्डन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और आपने उसको चैलेंज करना है, उसने गलत किया तो उसको कोर्ट में बुलाएं। आप हमारा वकला का काम है अदालतों में पेश होना और साइलिन को इंसाफ लेके देना। एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। हम ये कहते हैं कि वकला के साथ ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। आप बेहतर जानते हैं इस हवाले से मेरा किस तरफ इशारा है। और अभी जो है हालिया, अगर मैं इस बात को उसके साथ नेक्सिस बनाऊं, विहाड़ी बार में हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के ज़ीशान डूडी साहब, उनके साथ भी उनके घर में घुस के चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के बाद 2 के वहाँ के DPOs और SHO के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से कि ऐसा हम वकला एग्रेशन क्यों दिखाते हैं?
पब्लिक में क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें ऐसे ज़ेब देता है? शायद हम वो वकला के चैनल्स हैं अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए करते हैं। तो मेरा एक और सवाल इसमें एक और फैक्टर यहाँ पे मैं पेश करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम कुछ अरसा पहले वकला का लाहौर में मसला हुआ, किसी वकील साहब ने तोड़ फोड़ की। यानी कि इदारे एक दूसरे के साथ सींग पसा के काम कर रहे हैं। इदारे अपनी अपनी लिमिट्स में रह के क्यों नहीं काम करते? अगर हमें मौका मिलता है तो हम चढ़ दौड़ते हैं उन पे, उनको मौका मिलेगा तो वो हम पे वार कर देते हैं। इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को एक प्रॉस्पर मुल्क की तरफ ये जा रहा है, इदारे आपस में क्यों जो है वो सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं? इस हवाले से आप बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बार किस तरीके से सोचते हैं? जी राय साहब, ये आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा ज़रूरी सवाल है और इस पे बात करनी चाहिए। जो तल्ख़ हकीकतें हैं उन्हें तस्लीम भी करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे हमारी तरफ से कोई कमी कोताही हो तो हम उसे इग्नोर कर दें, और जो है हमारी कोई अच्छाई है तो हम उसे बयान करना शुरू कर दें। ये चीज़ें डिस्कस करने से ही बेहतरी की तरफ आती हैं। तो आपका सवाल ये बहुत अच्छा है। पहली तो बात ये है राज साहब के जो हमारे यंग वकला हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि अच्छी तरबियत होनी चाहिए। देखिए, जब अच्छी तरबियत होगी तो कभी भी उससे कोई मनफी पहलू कभी भी नहीं होगा, कोई मनफी एक्ट कभी भी नहीं होगा। तो एक तो पहली बात ये तरबियत बहुत मैटर करती है। दूसरी बात ये है कि हम रोड पे चल रहे हैं, अगर हमने कोई गलती देखी है किसी जगह पे, कोई इशू देखा है कोई ऐसा जो चाहे हमारे साथ है या किसी और के साथ है, ज़रूर उसको भी कंडेम करना चाहिए, लेकिन उसको जो लीगल वे है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अक्सर हमें देखने में ये आया कि हम खुद जो है खुद से हम जो है उस कानून हाथ में ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखें, इदारे जो बने हुए हैं उनके ऊपर एक मैकेनिज़्म है, उनके सरपरस्त बैठे हुए हैं, उनका कंप्लेन सेल है, उनके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है। और एक लेटर आप किसी भी इदारे के सरपरस्त को घर से बैठ के लिख दें तो जिसके ख़िलाफ़ लिखा होगा उस पे एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि वो रद्दी की टोकरी में जो है वो फेंक दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। उस पे काम होता है और बाकायदा उसका रिस्पांस भी आता है। और फिर जब एक प्रॉपर चैनल से काम चलता है तो वहाँ पे फिर अगर किसी इदारे में कोई बंदा गलत एक्ट कर रहा है तो उसकी तरबियत भी वही इदारा ही करेगा। हम उसको जो मर्ज़ी कह दें उसने ठीक नहीं होना, लेकिन जब उसकी एसीआर ख़राब होगी, उसकी नौकरी ख़तरे में पड़ेगी, तो डेफ़िनेटली वो अपने आप को, अपने रवैये को दुरुस्त करेगा। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कादरी साहब, आप कह रहे हैं कि वो धारा तो करेगा, वकील जहाँ पे गलती पे होते हैं तो वो वकील किसी न किसी बार का मेंबर तो होता है ना, रेगुलेटरी बॉडी में मौजूद होती है। अगर कोई ऐसा एक्ट लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से जिसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो हमारी बार एसोसिएशंस, हमारी पंजाब बार कौंसिल कौन से ऐसे इकदामात लेती हैं उनको सही करने के लिए, ये भी तो बताएं ना। जी बिल्कुल राय साहब, आगे मैं इसी तरफ आ रहा था। अब रही बात कि अगर वकला की तरफ से कोई ऐसा एक्ट है या किसी इंडिविजुअल की तरफ, ज़्यादातर इंडिविजुअल की तरफ से होता है, जिससे जो है वो पूरे हमारे जो प्रोफेशन है इस पे उंगली उठती है, तो उसके लिए पंजाब बार कौंसिल के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी मौजूद है। और वो कोई भी शिकायत जाती है तो वो तलब करके उस पे बाकायदा एक्शन लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन की कोई करप्शन है या कोई ऐसी गैर इखलाकी कोई जुर्म है, तो उसमें उनके लाइसेंस भी सस्पेंड होते हैं। और लाइसेंस जब सस्पेंड हो जाएगा तो ज़ाहिर है वो तादीबी कार्रवाई बेहतरीन है। तो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे मैकेनिज़्म मौजूद है, वहाँ से इन चीज़ों को रोका जा सकता है और शट अप कॉल दी जा सकती है और दी भी जा रही है। लेकिन ये है कि मैं फिर यही कहूँगा कि वकला की तरफ से भी कोई ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जो गैर इखलाकी या गैर कानूनी है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मैं रसा पूरे वसूख से आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो सरकारी ऑफिसर होता है ना, उसकी कोई जान नहीं होती, उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी कोई जान नहीं है।
कोई बंदा उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देके तो देखे, अगर उसे उस एप्लीकेशन पे उसकी बात उसका मसला हल हो जाता है। तो जहाँ तक बात है कि मुख्तलिफ हर इदारे भी बहुत अच्छे होते हैं, इदारों में काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। आजकल तो हर इदारे में पढ़े लिखे लोग हैं, तो सारे भी गलत नहीं होते, कोई एक आध होता है। लोगों के इस वक्त देखें फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, चाहे वकला है चाहे फ्रस्ट्रेट है, लोग परेशान हैं किसी न किसी वजह से। कोई किसी के घर में बीमारी है, तंगदस्ती है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सारे इस वक्त ना हर बंदा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो ये है कि सबसे पहले ज़रूरी यही है कि हमें जो है पीसफुल रहना चाहिए माशरे के अंदर। एक बंदा जो पीसफुल है वो बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। अगर हम इसतराब का शिकार रहें तो ना हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ना हम माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। तो यही है कि इंतशार से बचना चाहिए, फसाद से बचना चाहिए और पीसफुल रहना चाहिए। पीसफुल रह के हमें काम करना चाहिए और इसी से हम माशरे में और अपने प्रोफेशन के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। कादरी साहब, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपने, ज़ाहिर बात है 1 साल का टेन्योर होता है, आप पर डिवीज़न भर के वकला ने आप पर एतमाद किया, आपको अपने कीमती वोट से नवाजा और आप फिर इलेक्ट हुए और अभी आप अपना रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आप क्या समझते हैं कि आपने बतौर सीनियर, क्योंकि आप मेहमान अभी मौजूद हैं, आप स्पेसिफिकली तौर पे अपना बताएंगे कि आपने ऐसा कौन सा ऐसा रोल अदा किया है या ऐसा कौन सा रोल अदा करना चाहिए था जो नहीं कर पाए। तो और खुसूसी तौर पे वकला के हवाले से, वकला के मसाइल के हवाले से, डिवीज़न भर से वकला आते हैं, किसी को मैसेज आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, किसी कोई आज स्ट्राइक तो यहाँ पे नहीं होती। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं वकला के लिए, वकला की फैमिलीज़ के लिए, वकला के मसाइल को हल करने में ऐसी कौन सी आपने इक़दामात या ऐसी कौन सी इस्लाहात की हैं जो जो पहले नहीं हुई और आपने इस साल जो हैं उन इस्लाहात को या उन इक़दामात को अमली जामा पहनाया है? जी राय साहब, अ, अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करूं तो मैंने ज़ाती तौर पे मेरा था कि हम 3 चीज़ों पे मैं काम कर रहा था। एक तो ये था कि जो एजुकेशन है, वकला को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं और इस फील्ड के अंदर। तो ये कैंपेन से पहले भी और कैंपेन के बाद भी मेरा एक सिलसिला चल रहा था। अभी आजकल पिछले कुछ अरसे से वो डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी फिर मैंने उसे ठीक किया था, फिर डिस्कनेक्ट हुआ है। वो मैं गुजारिश कर दूं कि जो है पहले मैंने ये शुरू किया था कि हम साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी पे वकला को ट्रेनिंग दें। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, तो वो कुछ हमारे 100+ लोगों ने उसमें ट्रेनिंग हासिल की ऑनलाइन। लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट ज़्यादा इस वजह से नहीं चल सका कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि हमें उसके लिए 1 घंटा 2 घंटे जो है वो ऑनलाइन, तो ज़ाहिर है वकला मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर वो हमारी जो लाइव सेशन होता था वो उसमें अटेंडेंस ना होने की वजह से, मेरे एक दोस्त थे बड़े अच्छे, वो इसी जो है वो साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी पे उनकी डिग्री है, तो वो आजकल किसी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा उसमें रुकावट हुई। दूसरा ये चल रहा था कि डेली जजमेंट जो है एक मैं पर्सनली भेज रहा था, तकरीबन 6-7 हज़ार नंबर्स पे वो चल रही थी। तो लेकिन वो ड्यू टू ये जो ब्रॉडकास्ट है ना हमारी व्हाट्सएप की, इसमें अब फिर वो मेरे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि आप 3 दिन चलते हैं मैसेजेस ब्रॉडकास्ट के, अदरवाइज़ वो नहीं चलते। तो और कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। अभी उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, अल्लाह करेगा। इसको ये बहुत फ़ायदा है कि डेली की अगर एक जजमेंट हम शेयर करते हैं किसी के नंबर पे, तो वो 30 दिनों में 30 लेटेस्ट, यानी मैं इस तरह से भेज रहा होता हूँ कि अगर अभी दिसंबर चल रहा है तो आपको नवंबर की जजमेंट्स पहुँच रही हैं। तो ये अच्छी सिलसिला था, इसको इंशाल्लाह आगे कैरी ऑन करेंगे। दूसरा था हेल्थ के हवाले से, एक जो है वो हेल्थ के हवाले से मेरा
था वो तो अभी भी मौजूद है। किडनी सेंटर हमारा अभी वो कोटा में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब आगे हम बात करेंगे हॉस्पिटल के हवाले से, तो कि हमारे जो डायलिसिस हैं वो तमाम वकला और उनकी फैमिलीज़ के लिए वो फ्री ऑफ कास्ट वो चले। तो उस पे बहुत सारा काम हो चुका है, इंशाल्लाह उस पे भी बात करते हैं। और तीसरा जो मेरा ज़ाती तौर पे था प्रोजेक्ट, वो था ब्लड बैंक के हवाले से। ब्लड बैंक चल रहा है, थोड़ी उसकी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन चल रहा है। मैंने जब शुरू में इसको कहाँ पे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूट किया था, कहाँ पे? ये ब्लड बैंक इस तरह से है कि जब किसी को ज़रूरत होती है तो मैसेज हमें हमारे साथ रब्ता करते हैं, तो हम फ्रेश ब्लड जो है ना वो उस जगह पे पहुंच जाता है। तो इसमें मुश्किलात थोड़ा सा इस वजह से होती हैं कि ये है सिर्फ वकला और उनकी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन जब थोड़ा सा ये बाहर निकलते हैं, एक तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़ाती तौर पे आई है कि जब नेगेटिव ब्लड है, तो नेगेटिव का स्टॉक हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। तो ओ नेगेटिव या बी नेगेटिव या ए नेगेटिव, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ पॉजिटिव जो है वो उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। तो जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि कोई कहता है कि मेरा कोई जानने वाला है या कज़न है या रिश्तेदार है, क्योंकि हम उसको महदूद रखा हुआ है सिर्फ फैमिलीज़ के लिए। तो जब इससे बाहर हम जाते हैं तो वो हमारी एक्सेस से बाहर चीज़ हो जाती है। तो इस पे भी काम चल रहा है, इसको मज़ीद और बेहतर करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो ये इस साल की मसरूफियात थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है, अपने प्रोफेशन को भी कुर्बान करना पड़ता है और यहाँ पे टाइम देना पड़ता है पूरी डिवीज़न से जो वकला आते हैं। ये तो मेरी पर्सनल जो मामलात थे। अब मैं आ जाता हूँ हमारी जो कैबिनेट है, और जो कैबिनेट अल्हम्दुलिल्लाह से कैबिनेट बहुत अच्छी है हमारी, सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं हसन हमीद लीला साहब, बहुत दरवेश सिफ्त आदमी है, और उनकी मदद से सरपरस्ती से हमारा जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो पिछले आप हाई कोर्ट बार की तारीख में अगर देखें तो ऐसा काम नहीं हुआ कि हमने एक वेलफेयर फ़ंड कायम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह से इस साल तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की ग्रांट हमने बड़ी एफर्ट करके ली है, और वो हुकूमत से हमने ली है, और उस पे 50 लाख रुपीस मज़ीद जमा करके 5 करोड़ की हमने वो एक अकाउंट बनाया है, जिसमें हम वो इंटरेस्ट आ रहा है हमें तकरीबन लगभग 4.5 लाख या इससे आ रहा है। उससे हमने ये किया है कि हमने सरे 10 हमारे जो यंग वकला जिनकी डेथ हुई है और छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमने उनके लिए एक फ़ंड कायम कर दिया है, जो महीने में एक हैंडसम अमाउंट उनको, जो 40 से 50 हज़ार रुपए के करीब पर मंथ उनके अकाउंट में जा रही है, उन्हें चेक की सूरत में मिल रही है। एक ये बहुत बड़ा काम हुआ है इस साल में। और दूसरा ये है कि हमने वॉलंटियर सर्विसेज भी शुरू कर दी हैं। वो राय साहब इस तरह से कि ज़ाहिर है अभी हम तमाम जगहों पे तो रकम नहीं पहुंचा सकते, तो फिर वो हमने ये किया है कि हम 10-10 20-20 लोगों का एक ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। वो वॉलंटियर जमा करेंगे, कोई 2,000 देगा, 3,000 देगा। हमारे पास फ़र्ज़ करें 10 लोगों के 30,000 जमा हो गए हैं, 25,000 जमा हो गए हैं, तो वो हम बड़ी इज़्ज़त के साथ ईज़ी पैसा कर रहे हैं उन फैमिलीज़ को जिनके हालात बहुत ख़राब है, वाइट कॉलर लोग हैं, हमारे प्रोफेशन के अंदर मज़दूर हो गए हैं, उनके घर का निज़ाम नहीं चल रहा और वो फैमिली डिपेंड उन पे कर रही है, तो उनके लिए हम काम जो है वो कर रहे हैं। ये वॉलंटियर सर्विसेज हमारी चली हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले हमारा दौरा हुआ है स्वीट होम में, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी ज़मूरत खान साहब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, मैं था, हमारे सेक्रेटरी खलील साहब थे, जो बड़ी जिनकी एफ़र्ट्स हैं और बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। इसी तरह मैडम नरगिस शबीर अलवी साहब हैं और हसन साहब हैं, मिल के बहुत अच्छे अंदाज से दिन रात हमारी यही होती है कि हम किस तरह से वकला की वेलफेयर को आगे बढ़ाएं और अपना हिस्सा इसमें डालें। तो हमारे जितने वकला ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हो गई है, या हमारी वकला बहनें जो बेवा हो गई हैं और इस पोजीशन में नहीं है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, तो हमारा उनके साथ अभी ये इंशाल्लाह कोलैबोरेशन हो रहा है स्वीट होम्स के साथ, पाकिस्तान स्वीट होम्स के साथ, कि हमारे जो वकला के यतीम बच्चे हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट वहाँ से एजुकेशन हासिल करेंगे। और सदीक पब्लिक स्कूल का उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है, और उस कोलैबोरेशन में बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो हमारे वकला के बच्चों को मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये हमारी कैबिनेट के वो काम है जो इज्तिमाई तौर पे थे। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जैसे मैसेजेस हैं या बेंचेस बनते हैं या उनकी जो
उसमें हम बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है हमारा बेंच के साथ, और बेंच ज़्यादातर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ तक हो सके तावन कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं कि वकला को हम फैसिलिटेट कर सकें। पूरी डिवीज़न से वकला आते हैं। फिर हम बार के अंदर हमारा जो निज़ाम है, हम हमारी ये कोशिश है कि इस बार के अंदर जो आता है तो उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात हों, सफाई का इंतज़ाम अच्छा हो, उनके बैठने की साफ़ सुथरी जगह हो, और पूरे एक रिस्पेक्टफुल मैनर में तो वो आएँ और अच्छे अंदाज में यहाँ से अच्छा वक्त गुजार के जाएँ। तो ये अभी हमारी जो है वो खिदमात चल रही हैं। कैसे साहब आपने अभी जिक्र किया है